हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। मैं राजकुमारी आज से आपको भारतीय दंड संहिता के क्वेश्चन कराऊंगी जो एमपी सिविल जज में पूर्व में आए हुए हैं। चलिए चलते हैं दोस्तों, शुरुआत करते हैं आईपीसी के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा दंड भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रदान नहीं किया जाता है? कौन सा पनिशमेंट, यानी कि कौन सा पनिशमेंट जो आईपीसी में प्रदान नहीं किया जाता है? ऑप्शन आ, संपत्ति का समर्पण, कठोर श्रम। ऑप्शन बा, कठोर श्रम के साथ कारावास। ऑप्शन सा, आजीवन निर्वसन। ऑप्शन दा, मृत्युदंड। इनमें से कौन सा दंड या कौन सा पनिशमेंट आईपीसी में नहीं दिया जाता है? तो दोस्तों ये सेक्शन 53 से आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें 6 प्रकार के दंडों को बताया गया है, जिसमें से एक दंड रिपील हो गया है। 3rd नंबर का दंड रिपील हो गया है, यानी कि वहां से हटा दिया गया है। कोई इसका पहला दंड कौन सा है? मृत्युदंड दिया जा सकता है। सेकंड, आजीवन कारावास का दंड दिया जा सकता है आईपीसी में, कारावास। 3rd नंबर का रिपील हो गया है, जो अब रिपील हुआ है 6 अप्रैल 1949 को यहाँ से खत्म हटा दिया गया है, हटा दिया गया है, हटा दिया गया है। 4 नंबर का है कारावास। कैसा हो सकेगा कारावास? कारावास किस तरह का होगा? कठिन, यानी कि कठिन में, यानी कि कठिन यानी कठोर श्रम द्वारा। कारावास कैसा दिया जा सकता है? श्रम, कठोर श्रम द्वारा। सेकंड है साधारण, सादा कारावास। 5 नंबर का है संपत्ति का समर्पण, यानी कि संपत्ति का यानी कि उसका समर्पण, समरण, ये है समर्पण। समर्पण। 6 नंबर का जुर्माना। आईपीसी में इस प्रकार के दंडों को बताया गया है सेक्शन 53 में। तो इसमें से कौन सा इसमें से नहीं मिल रहा है? आजीवन निर्वसन। बाकी 3 अपन को मिल रहे हैं, इसमें से मृत्युदंड भी मिल रहा है अपन को, और कठोर श्रम से भी क्रम श्रम के साथ मिल रहा है, और संपत्ति का समर्पण भी ये 5 नंबर का है। संपत्ति का समर्पण किसका है? संपत्ति का समर्पण। तो ये कौन सा ऑप्शन नहीं है इसमें से मैच खा रहा? नहीं है, नहीं, नेगेटिव पूछा है। तो आजीवन निर्वसन से संबंधित दंड नहीं दिया जाता है। इसे कब हटा दिया गया है? इसे हटा दिया गया है 1 अप्रैल 1949 को ही हटा दिया गया था। अपन अब अपन सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन, जहां की वह राशि अव्यक्त नहीं की गई है, जितने तक जुर्माना हो सकता है, वहां अपराधी जिस रकम से जुर्माने का दायी होगा वह रकम है। ऑप्शन आ, 50,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन बा, 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन सा, 10 लाख रुपए से अधिक नहीं होगी। ऑप्शन दा, असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। अमाउंट ऑफ फाइन कितना लगेगा? जहां कोई राशि फिक्स नहीं है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जहां कोई अव्यक्त, यानी कि भारतीय दंड संहिता में ये नहीं बताया गया है कि कितनी राशि तक हम इससे दंड वसूलेंगे, तो वहां क्या आंसर आएगा? ये तीनों ऑप्शन तो मैच नहीं खाते हैं इस सेक्शन 63
आईपीसी। आईपीसी का सेक्शन 63 है, उसमें ये ऑप्शन द है, असीमित किंतु अत्यधिक नहीं होगी। कोई व्यक्ति से कितनी, जितनी उसकी एक रेपुटेशन है उस हिसाब से उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। कोई व्यक्ति है और उसने किस प्रकार का अपराध किया है उस तरह से ही उससे जुर्माना वसूल किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, कोई बात अपराध नहीं है जो डैश 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 से कम आयु का शिशु द्वारा की जाती है, यानी कि कम आयु के, कितने कम आयु के व्यक्ति द्वारा की जाती है। ऑप्शन आ 8 वर्ष के, ऑप्शन बा 10 वर्ष के, ऑप्शन सा 7 वर्ष के, ऑप्शन द 12 वर्ष के। तो ऑप्शन अपन ने देख ली है इसमें, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अंडर 7 ईयर्स एज, कितने साल का, 7 साल के बच्चे द्वारा किया गया कोई कार्य अपराध नहीं कहलाएगा। ये आईपीसी के जो एक्सेप्शन है, अपवाद जो 76 से चालू होते हैं और 106 तक जो अपवाद बताए गए हैं, जहां किसी व्यक्ति द्वारा किए गए अपराध किन्हीं कंडीशनों में अब दंडनीय नहीं होंगे, उन्हें सेक्शन 76 से 106 तक बताया गया है, जिसमें से सेक्शन 82 में बताया गया है कि डॉली इन इसका एक लैटिन मैक्सिमम है, डॉली इन कैप्स, यानी कि अक्षम गुड़िया द्वारा, यानी कि अक्षम गुड़िया, इसे 7 साल के बच्चे होगा, यानी कि उसका माइंड कैसा है, एकदम ऐसा, उससे कोई अपराध किया ही नहीं जा सकता है उसके द्वारा। हमारी आईपीसी क्या कहती है कि 7 इयर्स तक, यहाँ 7 इयर्स तक के ही बच्चे का, यानी कि जिस दिन वह 7 साल 7 इयर्स या एक दिन भी ज्यादा हो गया ना, तो उसे अपराधी समझ लिया जाएगा। इसमें उसके माइंड को देखते हुए अपराधी समझा जाएगा, ना कि उसका अन्य फिजिकल कंडीशन देखते हुए। पर इसमें इसे कितने वर्ष की आयु के बच्चे को दिया जाता है, कितने वर्ष की आयु को बचाव किया जाता है, इसमें 7 साल तक के बच्चे का, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो, 7 इयर्स का बच्चा हो, उस बच्चे को इसमें क्या अपराधी नहीं समझा जाएगा। कोई बात क्या नहीं है, अपराध नहीं मानी जाएगी जो 7 वर्ष तक के बच्चे द्वारा की जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, विधि विरुद्ध जमाव गठित करने के लिए आवश्यक व्यक्तियों की कम से कम संख्या बताइए। ऑप्शन नंबर आ 7, ऑप्शन नंबर बा 5, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर सा 10, ऑप्शन नंबर दा 6। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, अनलॉ असेंबली के बारे में बात कर रहा है कि अनलॉ असेंबली कब कही जाएगी, किन्हीं व्यक्तियों द्वारा, किन किन व्यक्तियों, कितने व्यक्ति होने चाहिए अनलॉफुल असेंबली के लिए। अनलॉफुल असेंबली के लिए कम से कम 5 व्यक्ति होने चाहिए, तब तो जमाव कैसा कहलाएगा, विधि विरुद्ध जमाव कहलाएगा। क्या कोई जमाव विधि विरुद्ध जमाव कब कहलाता है, जब कम से कम 5 व्यक्तियों और किन्हीं अपराधों के लिए करने के लिए एकत्रित हो। कोई भी प्रयोजन, कोई 5 व्यक्ति अपराधी नहीं कहलाएंगे जब तक उनका प्रयोजन क्या ना हो, अनलॉफुल ना हो। अगर उनका प्रयोजन क्या है, यानी उनका उद्देश्य, ऑब्जेक्ट क्या है, किसी अपराध को गठित करने का, तो अपराधी माना जाएगा उन्हें। सेक्शन 141 में इस अपराध के बारे में बताया गया है कि कितने व्यक्तियों द्वारा किया जाना चाहिए, 5 व्यक्तियों द्वारा। और किन किन किसके प्रति होना चाहिए, एक तो पहला सरकार के विरुद्ध, जिसमें राज्य सरकार भी आती है, विधानसभा भी आती है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, विधानसभा और लोक सेवक भी आते हैं। उनके प्रति किया गया अपराध क्या है, उनके प्रति किया गया अपराध विधि विरुद्ध जमाव। कितने व्यक्तियों द्वारा जमाव किया जा रहा है, 5 व्यक्तियों द्वारा। सेकंड नंबर का है कि उनको वैध आदेश का निष्पादन का प्रतिरोध करना। जैसे कि कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को पकड़ने गया है या किसी उसके खिलाफ कोई वारंट निकला है और उसको कोई व्यक्ति छुपा रहा है या उसका प्रतिरोध कर रहा है,
तो वैध आदेश का वो किसके ऑर्डर से गया था? न्यायालय के ऑर्डर से गया था, अपने सीनियर अधिकारी के ऑर्डर से उसे गिरफ्तार करने गया था, वैध आदेश का पालन कर रहा था, ना कि इलीगली। तो उसका प्रतिरोध करना इसमें आता है। थर्ड नंबर है क्या? रिश्ती, 5 व्यक्तियों द्वारा रिश्ती या आपराधिक अत्याचार करना। अत्याचार इसमें किसी प्राइवेट पब्लिक संपत्ति को डैमेज करना 5 व्यक्तियों द्वारा, किसी वैध जगह को 5 व्यक्तियों द्वारा अत्याचार यानी कि उसमें घुसकर कोई काम करना। चौथा, किसी संपत्ति पर बलपूर्वक क्या करना? हस्तक्षेप करना, बलपूर्वक उसे लेना। और पांचवा, कोई व्यक्ति जो वैध काम करने के लिए आबद्ध है उसे अवैध काम कराया जाना, किसी व्यक्ति से इलीगली काम कराया जाना, ये किस में आएगा? 5 नंबर। वैध रूप से कार्य करने वाले व्यक्ति को अवैध रूप से कार्य कराना। इसको दंड किस में दिया गया है? सेक्शन 143 में। कितने माह का है? 6 मंथ या जुर्माना, या तो 6 मंथ या फाइन या बोथ, दोनों ही। सेक्शन 144 में से डिफाइन किया गया है, इसका दंड 143 में दिया गया है। आज चलते हैं 5 क्वेश्चन नंबर पे। दंगा, एफरे, एफरे यानी कम से कम एफरे के लिए कितने व्यक्तियों का होना जरूरी है? दंगा क्वेश्चन पढ़ते हैं, दंगा करने के लिए कम से कम ऑप्शन नंबर 5, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 10, ऑप्शन नंबर 11 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। तो कितने व्यक्तियों का? कम से कम, यानी कि कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए। इससे कम से कम 2 या उससे अधिक हो सकते हैं। तो कितने व्यक्ति? कम से कम 2 व्यक्तियों का होना चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति होना चाहिए। कौन से सेक्शन में डिफाइन किया गया है इसे? 159 में। और इसका पनिशमेंट 160 में दिया गया है। इसका पनिशमेंट क्या है? 1 मंथ या 1 मंथ या 100 रुपीज या दोनों। इसमें इसे डिफाइन कैसे करेंगे? इसमें क्या है कि कम से कम 2 व्यक्तियों को आना आवश्यक है, कम से कम 2 या अधिक। क्या करना है उन्हें? दंगा कब कहलाएगा? कोई व्यक्ति कहाँ लड़ते हैं? घर में नहीं, सार्वजनिक स्थान पर। सार्वजनिक स्थान पर क्या करते हैं? स्थान पर जनिक स्थान पर क्या करते हैं? सार्वजनिक स्थान पर हो, सार्वजनिक स्थान में क्या कर रहे हो? लोक शांति में विघ्न डालते हो, यानी कि पब्लिक प्लेस पर लोक शांति में क्या करते हो? विघ्न करते हो, यानी कि उनके लड़ने से शांति, जो पब्लिक प्लेस की जो शांति है वो भंग होती हो। क्या कहलाएगा? दंगा कहलाएगा। 159 में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 ए कौन है यहाँ? इसे क्वेश्चन नंबर 6 में ए को एम, एक व्यक्ति है जिसको एम क्या कर रहा है? एम क्या दे रहा है? गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन देता है, यानी कि ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन देता है। कौन दे रहा है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन एम दे रहा है।
एम ऐसी बातें कर रहा है जिससे ए उत्तेजित हो जाता है, उसका अपने माइंड पे कंट्रोल नहीं रहता है, ऐसी कुछ बातें करता है। कौन कर रहा है? ए के बारे में एम कर रहा है। का इस प्रोवोकेंस में मां पर क्या चलाता है? एक पिस्तौल चलाता है। किसने प्रोवोकन दिया है इसको? एम ने। किसको दिया है? ए को दिया है। ए क्या पिस्तौल चला रहा है? किस पर? एम पर, जिसमें ना तो उसका आशय या को जो उसके पास समीप है किंतु दृष्टि से बाहर है वध करने का, और ना वह ये जानता है कि संभव है कि या का वध कर देगा। ए जेड का वध करता है। ए किस चीज के लिए लायबल है, यानी दोषी है? आ ऑप्शन हत्या का, बा ऑप्शन केवल आपराधिक मानव वध का, सा ऑप्शन हत्या के प्रयास का, ड ऑप्शन किसी अपराध का नहीं, क्योंकि कृत्य कैसा है उसका? कृत्य सामान्य अपराध के अंतर्गत आता है, तो इसमें सामान्य अपराध के अंतर्गत नहीं आता इसका कृत्य। ये एग्जाम्पल सेक्शन 300 का अपवाद है। 300 में हत्या को डिफाइन किया गया है। फिर उसमें अपवाद बताए गए हैं कि कब किन कंडीशनों में। अपवाद नंबर 1 से लिया गया है। अपवाद नंबर 1 जैसे कि क्या कहा गया है? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, अचानक, गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन। अच्छा, गंभीर गंभीर और अचानक प्रकोपन। क्या कहते हैं इंग्लिश में से? ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ये अपवाद से लिया गया है। जहां अब इसकी कंडीशन समझते हैं, क्वेश्चन को हल करते हैं। कैसे कि इसे मैं अपनी भाषा में समझाती हूँ। ए एक व्यक्ति है और एम एक व्यक्ति है। एम और एक एम के पास ही कौन खड़ा है? जेड खड़ा है। प्रोवोकन कौन दे रहा है? एम दे रहा है। किसको? ए को। यानी कि कुछ ऐसी बात है जो उत्तेजित करने के लिए हो। किसको दे रहा है? ए को कह रहा है। तो ए अपने उस उत्तेजना में किसको? ए को मारना चाहता है। मारना किसको चाहता है? एम को मारना चाहता है, पर गोली किसको लग जाती है? जेड को। जेड को गोली लगने पर ना ए का कभी आशा ही नहीं है। क्या नहीं है? यहाँ क्या क्वेश्चन में है कि उसके पास तो खड़ा है पर दृष्टि से बाहर है। वह ना तो ये जानता है संभव है, यानी कि उसने प्रोबेबिलिटी नहीं की है, यानी कि उसका कोई प्लान नहीं था कि वह जेड को मारे, तो और ना उसको एम को मारने का उद्देश्य था, पर उसने उसे उकसाया और जिसके कारण ये गोली चलाता है। वो गोली एम को ना लगकर किसको लगी थी? जेड को। तो क्या होगा? यहाँ जेड का वध कर देता है, तो ए किसके लिए लायबल है या किसके लिए दोषी है? किसके लिए कन्विक्ट किया जाएगा उसे? तो उसे कन्विक्ट किया जाएगा केवल आपराधिक मानव वध के लिए, क्योंकि जो हत्या के अपराध नहीं माने जाते उन्हें अपवाद में क्या कहते हैं? उन्हें 5 प्रकार की कंडीशन बताई गई है। इसमें 300 5 प्रकार की कंडीशन के कोई अपराध कब हत्या नहीं होगा, ये कंडीशन बताई गई। उसमें से फर्स्ट कंडीशन में ये बताया है कि गंभीर और अचानक प्रोवोकेशन की कंडीशन में क्या हत्या माना जाएगा, तो उस अपराध को हत्या न मानकर आपराधिक मानववध माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। कोई उपति घोरोपति कब कोई उपति घोर कहलाती है जिसके कारण उपस्थ व्यक्ति कितने दिन की पीड़ा में रहता है? ऑप्शन नंबर आ 15 दिन की, ऑप्शन नंबर बा 20 दिन की, ऑप्शन नंबर सा 25 दिन की, ऑप्शन नंबर दा 30 दिन की। तो ग्रेवियस हर्ट को सेक्शन 320 में बताया गया है। 320 में कहा गया है कि कोई भी पीड़ा कब
घोर कहलाएगी, कब ग्रीवियस हर्ट कहलाएगी। उसमें आठ पॉइंट बताए गए हैं, जिनमें बताया गया है कि कोई व्यक्ति कब घोरोपति से किसी व्यक्ति का पुरुषत्व हरण करना, नंबर 1। नंबर 2, दोनों नेत्रों में से किसी एक की दृष्टि का खत्म होना स्थायी रूप से, नेत्र का, दोनों नेत्रों में से स्थायी रूप से दृष्टि का खत्म होना नेत्रों में से। थर्ड में है कान के बारे में बताया, दोनों श्रवण शक्ति का नष्ट होना, किसी एक का इसमें किसी एक स्थायी रूप से, कैसा हो, स्थायी रूप से। 4 है अस्थि का भंग होना, अस्थि का विच्छेद होना, भंग या विच्छेद होना, स्थायी रूप से अस्थि का भंग होना, इसमें विच्छेद है, इसमें भंग होना है। इसमें ये कौन सा 4 पॉइंट, ये है 5.6 है इसका, कि किसी क्या होना, दांत या अस्थि का भंग होना, इसमें भी है। स्थायी रूप से एक चेहरे का 1 2 3 4 5 6 7 चेहरे का विद्युतीकरण होना, या सिर का, इसमें सिर के बारे में भी बताया गया है, यानी कि चोट आना सिर में स्थायी रूप से। और 8 में कहा गया है कि 20 दिन की पीड़ा होना, जिससे वह कैसे नैसर्गिक, यानी कि जो अपने नैसर्गिक नेचुरल जो काम कर सकता है उसके काम में उसे परेशानी आना। कितने दिन की बताइए, उसमें ऑप्शन है 20 दिन से। अगर कोई व्यक्ति घोरोपति कब कहलाएगी, जब उसे 20 दिन तक की पीड़ा होगी। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय दंड संहिता में व्याकरण को किस प्रकार कितने प्रकार का है व्याकरण? ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 4। तो व्याकरण को यानी कि किडनैपिंग को कितने तरह से बताया गया है? दो प्रकार का बताया गया है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का। किडनैपिंग को इंडिया में से भारत से बाहर ले जाना, इसे सेक्शन कौन सा है इसका? सेक्शन 359 में से बताया गया है। भारत में से व्याकरण सेक्शन कौन सा है? 360 में सेक्शन, उसमें 2 प्रकार के बताए गए हैं। तो उसकी परिभाषा में भारत में से व्याकरण 59 परिभाषा में बताया गया है कि भारत में से व्याकरण और गार्जियन संरक्षकता में से व्याकरण, यानी कि जो लीगली विधि रूप से उसका संरक्षक है, विधिक रूप से संरक्षक की उसमें से उसके अभिरक्षा में से उसे ले जाना, इसको बताया गया। इसका पनिशमेंट इसमें दिया गया है 363 में बताया गया है। कितने में, किस में बताया गया है? 363 में बताया गया है। 7 वर्ष और फाइन, जुर्माना। क्वेश्चन नंबर 9, कोई शिशु इस आशय से कि व्याकरण या अपहरण, अपहरण या व्याकरण दोनों में अंतर है, अभी समझते हैं। व्याकरण या अपहरण करेगा कि ऐसे शिशु के शरीर पर से कोई जंगम संपत्ति बेईमानी से ले या वह भारतीय दंड संहिता की धारा 369 के अंतर्गत दंडित किया जाएगा। अगर शिशु की आयु कितनी है इसकी आयु? ऑप्शन नंबर 10 वर्ष, ऑप्शन नंबर 12 वर्ष, ऑप्शन नंबर 14 वर्ष, ऑप्शन नंबर 15 वर्ष।
से कम हो। इसमें क्या कहा गया है, इस क्वेश्चन के समझते हैं कि शिशु है, ये पहले तो शिशु है, वो किससे संपत्ति ली जा रही है, किससे, और क्या पहले तो उसका व्यापरण और अपहरण किया जा रहा है, और क्या ली जा रही है, जंगम, स्थायी संपत्ति नहीं ले जा रही, स्थावर संपत्ति नहीं, जंगम, यानी जंगम ऐसी संपत्ति जो शिशु जब उसका व्यापरण और अपहरण किया जा रहा है, कोई चीज धारण की हो, जंगम यानी कि या तो उसने कोई सोने की चीज, कोई चांदी की चीज इस तरह से धारण कर रखी है, उसकी माता पिता ने उसके लिए चेन पहना रखी है, या कोई भी ऑर्नामेंट जो उसको पहना रखा है, उसको लेने के आशय से, उसका आशय क्या है, उसके आशय से, उसका आशय क्या है, व्यापरण अपहरण करके क्या करेगा, शरीर पर से, शिशु के शरीर पर से जंगम संपत्ति बेईमानी से ले लेगा। तो धारा 369 कितने, तो कितने साल का बच्चा होना चाहिए, तब उसे इस वाले अपराध के अंतर्गत 10 कम से कम 10 वर्ष की आयु का बच्चा होना चाहिए। 11 साल के बच्चे को नहीं है इसमें, 11 साल का बच्चा नहीं है इसमें, कहा कितने, अगर वो बच्चा 10 साल तक का बच्चा है तो इस धारा के अधीन उसे दंडित किया जाएगा 7 वर्ष और जुर्माना। क्वेश्चन नंबर अबडक्टिंग और किडनैपिंग और अबडक्टिंग, इसे कहते हैं किडनैपिंग और इसे कहते हैं अबडक्टिंग। अबडक्टिंग, तो अबडक्टिंग इसे, ये किसका किया जाता है, व्यापरण हमेशा माइनर व्यक्ति का किया जाता है। किसका किया जाता है, जिसकी आयु, अगर वह पुरुष है तो कितने साल का होना चाहिए, 16 साल का तक का सॉरी, और वो महिला है तो 18 साल तक की, तो क्या कहलाएगा, माइनर। माइनर, इसमें उसे अपहरण के लिए यानी कि व्यापरण के लिए उसे क्या, किडनैपिंग के लिए उसे इसमें माइनर समझा जाता है। और अपहरण यानी कि किसी भी एज का व्यक्ति, चाहे तो माइनर हो चाहे मेजर हो, क्या है, किसी संरक्षकता में से नहीं, कहीं से भी ले जाना, और कहीं से भी ले जाना उसे क्या कहते हैं, अपहरण। और इसमें एज डिफाइंड नहीं है, क्या किस तरह से ले जाना, बलपूर्वक ले जाना उसको कहीं से भी। क्वेश्चन नंबर 10, डकैती को, डकैती क्या है, डकैती करने के लिए कम से कम, डकैती के लिए कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है, कम से कम कितने व्यक्तियों का, 5 व्यक्तियों का। डकैती की डेफिनेशन 391 में दे रखी है, जिसमें कहा गया है कि 5 व्यक्ति, 5 या 5 से अधिक, कम से कम कितने व्यक्ति होने चाहिए डकैती के लिए, 5 या 5 से अधिक व्यक्ति जो संयुक्त होकर लूट करते हैं, लूट का प्रयत्न करते हैं, या इस प्रकार की लूट करने के लिए मदद करते हैं, तो क्या कहलाएंगे, वह डकैती करते हैं। डकैती का दंड 395 में दे रखा है, उसमें कहा गया है कि 10 साल या आजीवन कारावास। और जुर्माना और फाइन। क्वेश्चन नंबर 11 का एक वयस्क विवाहित स्त्री के साथ, यानी कि महिला कैसी है, मेजर है, 18 साल से ऊपर की है, कितने साल की है, 18 साल से ऊपर की है, जिसको वह किसी अन्य पुरुष की पत्नी होना जानता है। ये कौन है, किसी की मैरिड वाइफ है, मैरिड यानी कि विवाहित पत्नी है, और कोई पुरुष यानी कोई व्यक्ति, यानी कि जो सी है ना, जानता है कि ए बी की पत्नी है, और उस पुरुष की सहमति के या मनोकूलता से, यानी कि या तो उसके पुरुष की सहमति नहीं है, ना उसकी मन में कोई उससे सहमति उसने ली है, किंतु उस स्त्री की सहमति से उसके साथ क्या करता है, मैथुन करता है, का दोषी है बलात्संग का, ऑप्शन नंबर आ, ऑप्शन नंबर बा जारब कर्म का, ऑप्शन नंबर सा स्त्री की लज्जा का अनादर करने का, ऑप्शन नंबर दा
किसी अपराध का नहीं। एडल्ट्री, इसको क्या कहते हैं? एडल्ट्री, वह जार कर्म का दोषी होगा। सेक्शन 497, इसमें दंड कितना था? 5 वर्ष और फाइन था इसमें, 5 वर्ष और फाइन। परंतु इसको एक केस द्वारा जोसेफ साइन बनाम भारत संघ 2018 के मामले द्वारा क्या किया है? अवैधानिक घोषित कर दिया गया है, असंवैधानिक, अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया है। इसमें इसे 14 से आर्टिकल 14, 15, 21 का उल्लंघन माना जाता है। ठीक है दोस्तों, आज हम अपने इस लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं आगे किसी और नए क्वेश्चनों के साथ। नमस्ते।